हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो करने वाले हैं रुक्मिणी का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसका सेट नंबर 3 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को। पहला क्वेश्चन है कि खतरनाक विद्युत प्रवाह के द्वारा होने वाले दुर्घटनाओं और बिजली के झटकों से होने वाली हानियों को रोकने के लिए विद्युत धारा के इस प्रवाह को वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? अर्थिंग की आवश्यकता होती है। खतरनाक विद्युत प्रवाह के द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं, बिजली के झटकों से होने वाली हानियों को रोकने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है आपको? तो अर्थिंग की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चित्र में दर्शाया गया चिन्ह किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो जूता जो है, जैसे कि यहाँ पे दिया है जूता, ये किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? ये मैंडेटरी साइन है। क्या, कौन सी साइन है? मैंडेटरी साइन है। सुरक्षा संबंधी कार्य के लिए पैरों में जूता पहनते हैं, सुरक्षा संबंधी कार्य करने के लिए जाते हैं। तो ये मैंडेटरी साइन है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आंख की सुरक्षा के लिए चश्मा पहनते हैं, पैरों की सुरक्षा के लिए जूता पहनते हैं। ये सभी क्या है? मैंडेटरी है, जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जा सकती है? नैनोमीटर में आपको 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो देखिए 1 फुट बराबर, सबसे पहले तो आप समझिए 1 फुट बराबर, 1 फीट बराबर कितना होता है? 3.28। 1 मीटर बराबर जो होता है, 1 मीटर बराबर 3.28 फीट होता है। ठीक है ना? 1 मीटर बराबर 3.28 फीट। तो यहाँ पे आपको बोला है 6 फीट, 6 फीट बराबर ना, 6 फीट बराबर क्या हो जाएगा? 6 फीट बराबर जो होगा वो क्या होगा? 1/3.28 गुना क्या होगा? 6 गुना 6। उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1.83 मीटर, 83 मीटर आएगा। ठीक है, 6 फुट बराबर क्या होगा? 1.83 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में ज्ञात करना। तो 1 मीटर में कितना नैनोमीटर? तो 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है 10⁻⁻9 मीटर होता है। 10⁻⁻9 मीटर होता है। यहाँ पे 10⁻⁻9 मीटर बराबर जो होता है वो 1 नैनोमीटर बराबर होता है। नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो हमको जो निकालना है वो कितना निकालना है? 1.83 मीटर का निकालना है। तो 1.83 गुना क्या कर लेंगे? गुना 10⁻⁻9। ठीक है ना? 1.83 गुना 10 पर पावर 9। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा? 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर, 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार और समझिएगा, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जा सकती है? 6 फुट लंबे व्यक्ति की, तो देखिए 3.28 फुट बराबर जो होता है, 3.28 फुट बराबर, 28 फुट बराबर जो होता है 1 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस यहीं से यदि 6 फुट का निकाले ना, तो 6 फुट का निकाले तो 1/3.28 गुना 6 करेंगे तो गुना 6 करेंगे तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा वो क्या आएगा? 1.83 मीटर, 83 मीटर। तो 6 फुट बराबर जो हो गया 1.83 मीटर हो गया। ठीक है ना? अब ये 10⁻⁻9 मीटर जो हो गया, 10⁻⁻9 मीटर जो हो गया वो किसके बराबर होगा? 1 नैनोमीटर के बराबर, नैनोमीटर के बराबर। ठीक है, 1 नैनोमीटर के बराबर। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? 1.83 मीटर का निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम 1.83 मीटर का यदि निकालते हैं, 1.83 का, तो यहाँ पे गुना करेंगे 1/10⁻⁻9, 10⁻⁻9 गुना 1.83। तो सॉल्यूशन करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 183 गुना 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती किसकी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती किसकी? ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? ऊर्जा की। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईबी से, छोटी और ई और बी से सूचित करते हैं। ईबी से सूचित करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है वो कितना होता है? 1.602 गुना 10⁻⁻19
-19 जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। 1.602 गुना 10 पर पावर -19 जूल। ठीक है। कहता है कौन पट्टिका यानी कि एंगल प्लेट में कौन कितना डिग्री का होता है? एंगल प्लेट का जो कौन होता है वो कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। एंगल प्लेट का जो कौन होता है ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, जिसको कौन पट्टिका भी कहते हैं। जॉब को जो एंगल प्लेट पर सेट करते हैं वो नट बोल्ट की सहायता से सेट करते हैं। एंगल प्लेट पे यदि जॉब को आपको सेट करना है ना, तो आपको क्या करना होगा? नट और बोल्ट की सहायता से करना होगा। तथा प्रिक पंच का प्रयोग किस कार्यों में किया जाता है? प्रिक पंच का उपयोग किसमें करते हैं? छोटे चिन्ह बनाने में। किसमें? छोटे चिन्ह बनाने में। इसका कौन जो होता है ना, प्रिक पंच का एंगल जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। पंच जो होता है यह हाई कार्बन स्टील से बना होता है। पंच जो होता है वो हाई कार्बन स्टील से बना होता है और इसका एंगल जो होता है 30 डिग्री का होता है। प्रिक पंच जो होता है छोटा छोटा चिन्ह जो होता है उसको बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है कि सरफेस प्लेट किस आकार में नहीं होता है? सरफेस प्लेट किस आकार में नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार में नहीं होता है। त्रिभुज का आकृति में सरफेस प्लेट नहीं होता है। ठीक है ना, सरफेस प्लेट जो होता है ना, सरफेस प्लेट ये भी आपका जो है हाई कार्बन स्टील से बना होता है। सरफेस प्लेट की आकृति जो होती है वो किस किस तरह होती है? आयताकार होती है, वृत्ताकार होती है, वर्गाकार होती है। कैसा होता है आकृति? आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार। ठीक है ना, इसका प्रयोग जो होता है जॉब पर मार्किंग कार्य। सरफेस प्लेट का कार्य क्या होता है? जॉब पर मार्किंग, हम लिख देते हैं मार्किंग कार्य। जॉब पर मार्किंग कार्य मापन के दौरान जॉब को आधार सपोर्ट प्रदान करने में इसका कार्य किया जाता है, मार्किंग और आधार के लिए। नेक्स्ट है कि कोल्ड चीजल हॉट चीजल से भिन्न कैसे होता है? कोल्ड चीजल जो होता है हॉट चीजल से भिन्न कैसे होता है? क्योंकि यह हार्ड और टेम्पर्ड होता है। कौन सा? कोल्ड चीजल जो होता है हार्ड और टेम्पर्ड होता है। कोल्ड चीजल जो होता है वो हार्ड और टेम्पर्ड होता है, लेकिन हॉट चीजल हार्ड टेम्पर्ड नहीं होता है। चीजल हार्ड तो होगा लेकिन टेम्पर्ड नहीं होगा। हॉट चीजल जो होगा, हॉट चीजल जो है टेम्पर्ड नहीं होगा, लेकिन कोल्ड चीजल हार्ड और टेम्पर्ड दोनों होंगे। ठीक है ना, आपका हॉट चीजल का जो है कटिंग एज एंगल जो होता है 30 डिग्री का होता है। हॉट चीजल का कटिंग एज एंगल जो होता है वो कितना का होता है? 30 डिग्री का। अब कोल्ड चीजल का कटिंग एज एंगल जो होता है वो कितना का होता है? 60 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री का होता है। कोल्ड चीजल का कटिंग एज एंगल कितना का होता है? 60 डिग्री का। हॉट चीजल का कटिंग एज एंगल जो होता है वो होता है 30 डिग्री का। हॉट चीजल कहते हैं किसको है? तो यह जो होता है ना हॉट हॉट चीजल जो होता है, हॉट चीजल जो है गर्म धातुओं को काटने में प्रयोग किया जाता है। कोल्ड चीजल का प्रयोग ठंडी धातुओं को काटने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता कितनी होती है? तो वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता कितनी होती है बताइए? तो 0.025 mm होता है। ठीक है, 0.025 mm होता है। सरफेस प्लेट की किस लिए कार्य करते हैं? साधारण कार्यों में इसका प्रयोग करते हैं। सरफेस प्लेट की शुद्धता जो होती है वो होती है 0.025। ठीक है, अब मास्टर सरफेस प्लेट की जो शुद्धता होती है, मास्टर सरफेस प्लेट, एक तो सरफेस प्लेट हो गया, सरफेस प्लेट का हो गया 0.025। ठीक है, 0.025। उसके बाद मास्टर सरफेस प्लेट जो हो गया, मास्टर सरफेस प्लेट यहाँ पे लिख देखा मास्टर सरफेस प्लेट, उसकी शुद्धता आपसे पूछ देगा तो मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता होगी तो 0.00025 mm। मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता कितनी होगी? 0.025 मास्टर सरफेस प्लेट की। और यदि इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट बोल दे तो इंस्पेक्शन का यही होता है 0.025। ये हो गया इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का, यहाँ लिख देते हैं INC लिख देते हैं इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का। ये ऑप्शन नंबर सी वाला मास्टर सरफेस प्लेट का 0.025 और वर्कशॉप सरफेस प्लेट का 0.25। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है माइक्रोमीटर इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नट और बोल्ट। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर वो रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, माइक्रोमीटर क्या है? तो माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। क्या है? सूक्ष्म मापी यंत्र है। ठीक है, सूक्ष्म मापी यंत्र है माइक्रोमीटर। और आपका रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? डायल टेस्ट इंडिकेटर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल आपके पास 11 नंबर, वर्नियर कैलिपर एवं माइक्रोमीटर की रीडिंग में मुख्य अंतर होता है। वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर की रीडिंग में क्या अंतर होता है? तो क्या अंतर होता है? अल्पतमान का अंतर होता है। जैसे वर्नियर कैलिपर का एलसी जो होता है, वर्नियर कैलिपर का एलसी जो होता है वो होता है 0.02 mm लिस्ट काउंट, और माइक्रोमीटर का जो एलसी होता है लिस्ट काउंट वो कितना होता है? 0.01 mm का, 0.0 माइक्रोमीटर का, और वर्नियर कैलिपर का 0.01 का। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका किसमें अंतर है? अल्पतमान में, लिस्ट काउंट में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा न्यूनतम माप क्या होता है? तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का भी लिस्ट काउंट यहाँ से आपको पता चल गया, क्या आ गया? 0.01 mm। यहाँ से 3 को लिस्ट काउंट याद रखिएगा, एक वर्नियर कैलिपर का 0.02, माइक्रोमीटर का 0.01 और डायल टेस्ट इंडिकेटर का 0.01। तो माइक्रोमीटर और डायल टेस्ट इंडिकेटर का क्या हो गया? बराबर हो गया। बाद बाकी वर्नियर कैलिपर का 0.02। ठीक है, यहां से देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डन में पश्च ज्वलन से बचने के लिए किस गैस को पहले बंद किया जाना चाहिए? किस गैस को पहले बंद किया जाता है? किस गैस को? एसिटिलीन को पहले बंद किया जाता है। इसको बंद किया जाता है एसिटिलीन को। ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेमिंग का मिश्रण जो होता है वेल्डिंग के लिए सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस जो होता है वो गैस फ्लेम का मिश्रण वेल्डिंग में जो होता है, फ्लेम मिश्रण वेल्डिंग में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन इस्पात सबसे अधिक वेल्डनीय है? सबसे अधिक वेल्डनीय कौन सा कार्बन इस्पात है? उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.15% कार्बन होता है। कार्बन स्टील सबसे अधिक वेल्डनीय है। 0.15 कार्बन स्टील जिसमें रहता है वो सबसे अधिक वेल्डनीय है। कम कार्बन वाले स्टील को आसानी से वेल्ड किया जाता है। जिसमें कम कार्बन होगा ना, क्या होगा? सी कार्बन कम होगा, उसको आसानी से वेल्डिंग किया जा सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि निगमन आर्क वेल्डन में प्रयुक्त अभिवाह, निर्मन आर्क वेल्डन में प्रयुक्त अभिवाह डाइस के रूप में है। लिक्विड, ठोस, किस रूप में है? तो कनिकी के रूप में है। कनिकी के रूप में है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, ग्रेन्यूअल के रूप में है। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कहता स्पॉट वेल्डन प्रक्रिया के लिए चयनित इलेक्ट्रोड टिप व्यास जो होता है वेल्डन किए जा सकते हैं। पदार्थ की मोटाई इस प्रकार संबंधित है। पदार्थ की मोटाई किस प्रकार से संबंधित है? तो डी बराबर जो होता है √T होता है। डी बराबर जो होता है √T होता है। देखिए स्पॉट वेल्डन प्रक्रिया के लिए, स्पॉट वेल्डन प्रक्रिया के लिए, स्पॉट वेल्डन प्रक्रिया के लिए चयनित इलेक्ट्रोड टिप का जो व्यास होता है, चयनित इलेक्ट्रोड टिप का व्यास मतलब बड़ी डी, चयनित इलेक्ट्रोड टिप का जो व्यास होता है वो वेल्डन किए जा रहे पदार्थ की मोटाई इस प्रकार से संबंधित है। किस प्रकार से? डी बराबर √T। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता निम्नलिखित में से किस फ्लश को किल्ड स्पिरिट्स के नाम से जाना जाता है? किल्ड स्पिरिट्स के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जिंक क्लोराइड को। किस फ्लश को किल्ड स्पिरिट्स के नाम से जाना जाता है? जिंक क्लोराइड को किल्ड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। जिंक क्लोराइड जो होता है ना, जिंक क्लोराइड, यह जो होता है सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। किस कलर का होता है? सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जिंक क्लोराइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चित्र में प्रदर्शित सड़सियों को पहचानिए और कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कूटों की सहायता से, ये कौन सा सड़सी है? देखिए इस सड़सी को पहचानना है। पहला ऑप्शन है कि अच्छा इसका कूट भी दिया हुआ है, कूट भी इसका दिया हुआ है। ठीक है, पहला है ए का बताना है। ए का जो होगा वो कौन सा होगा? ए वाला जो होगा देख लीजिए, ये वाला वर्गाकार मुखी सड़सी। क्या होगा? वर्गाकार मुखी सड़सी। तो पहला होगा वर्गाकार मुखी सड़सी। उसके बाद दूसरा बी का जो होगा, बी को जो कहेंगे फ्लैट, देख लीजिए यहाँ जो बी वाला सड़सी है, बी वाला सड़सी को क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? वर्गाकार सड़सी। इसको फ्लैट मुखी सड़सी, इसको ये फ्लैट, ये स्क्वायर। ठीक है ना, वर्गाकार सड़सी। ये वाला सड़सी को क्या कहेंगे? ये वाला पिकअप सड़सी। पिकअप सड़सी जो है सी को कहेंगे पिकअप सड़सी। और डी वाले को क्या कहेंगे? खोखला सड़सी, खोखला मुख सड़सी, खोखला मुख सड़सी इसको, डी वाले को। ठीक है ना, डी वाले को क्या कहेंगे? खोखला मुख सड़सी। खोखला मुख सड़सी कहाँ पे दिया हुआ? अच्छा वर्गाकार सड़सी कहाँ पे? ए का हो गया 3,
उसके बाद ये जो हो गया एफ वाला फ्लैट सपाट, सपाट तो दो का हो गया चार, दो का हो गया चार, चार सपाट मुखी या फ्लैट, ठीक है। उसके बाद पिकअप, पिकअप सर सी जो होगा ये पहला नंबर, सी का एक और डी का दो, हॉलो राउंड, हॉलो राउंड। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, इंजीनियर हथौड़ा उसके डैश द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। इंजीनियर का हथौड़ा जो होता है उसका किसके द्वारा निर्दिष्ट होता है, तो भार, भार और भार के द्वारा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, भार के। इंजीनियर हथौड़ा उसके भार के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इसका प्रयोग जो है फोर्जिंग शॉप में फोर्जन के लिए किया जाता है। इंजीनियर हथौड़ा का उपयोग जो है फोर्जिंग शॉप में फोर्जन के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची एक को सूची दो से मिलाइए। तो सूची एक को सूची दो से मिलाना है। शुद्ध बल विकृति वक्र ये किससे संबंधित है, तानन, तानन सामर्थ्य से। उसके बाद पदार्थ की कठोरता ये किससे संबंधित है, तो प्रत्यास्था और सुघट्यता से। उसके बाद तनन विकृति ये किससे संबंधित है, तनन विकृति जो है ये किससे संबंधित है, प्रति इकाई लंबवत विस्तार से। और हुक का नियम किससे संबंधित है, तो हुक का नियम जो है वो प्रत्यास्था सीमा से संबंधित है। किससे, प्रत्यास्था सीमा से। तो एक का चार और चार का एक, चार का एक, एक का चार, एक का चार, चार का एक। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है तार और केबल निर्माण के लिए आवश्यक धातु का गुणधर्म क्या है। तार निर्माण करना है तो आप धातु कैसा होना चाहिए, तन्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। धातु क्या होना चाहिए, तन्य होना चाहिए। तार केबल निर्माण करना है तो तन्यता के कारण ही न केबल का निर्माण या तार का निर्माण खींच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चले। जब कॉपर, निकेल, क्रोमियम, मेलिबेडनम जैसे तत्वों को पिघलाने से ढलवान लोहे में मिलाया जाता है तो यह किस का उत्पादन करता है, यह किसका उत्पादन करता है, तो मिश्र धातु ढलवान लोहे का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोहे की किस रूप में कार्बन की मात्रा कम होती है। तो लोहे के किस रूप में कार्बन की, पिटवा, ढलवा, उच्च कार्बन इस्पात बताइएगा। तो लोहे के किस रूप में कार्बन कम पाया जाता है, पिटवा लोहे में। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर होगा। रॉट आयरन जो होता है वो सबसे शुद्ध आयरन होता है, याद रखिएगा रॉट आयरन सबसे शुद्ध आयरन होता है। नेक्स्ट है कि तांबे का अयस्क डैश होता है। तो तांबे का अयस्क कौन सा है, तो तांबे का अयस्क कौन सा बताइएगा, गैलेना, केलामाइन या फिर टीन स्टोन या पायराइट। तो तांबे का जो अयस्क है वो पायराइट और मेकेलाइट होता है। तांबे का अयस्क कौन होता है, मेकेलाइट और पायराइट होता है। तो राइट आंसर इसका गलनांक जो होता है 1083 डिग्री सी, 1083 डिग्री सी। तांबे का गलनांक जो होता है वो 1083 डिग्री सी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि नाइट्राइडिंग प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। नाइट्राइडिंग के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो अमोनिया। नाइट्राइडिंग प्रक्रिया में अमोनिया गैस प्रवाहित किया जाता है। अमोनिया एक रंगीन गैस है, इसका सूत्र जो होता है NH3 होता है, ठीक है ना। अमोनिया क्या है, रंगहीन गैस है। नाइट्राइडिंग प्रक्रिया के लिए अमोनिया गैस सबसे ज्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट है कि नाइट्राइडिंग विधि में NH3 गैस गुजारी जाती है जब तापमान कितना हो। नाइट्राइडिंग में NH3 गैस गुजारी जाएगी जब उसका तापमान कितना हो, तो तापमान यदि 500 से 560 के बीच में होता है तब गुजारा जाता है। आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। नाइट्राइडिंग किस कहते हैं, किसको है नाइट्राइडिंग किसको कहते हैं, तो स्टील, स्टील के ऊपरी सतह में, स्टील का जो ऊपरी सतह में नाइट्रोजन को प्रवेश कराने की क्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्राइडिंग कहते हैं। स्टील के ऊपरी सतह में नाइट्रोजन के प्रवेश कराने की क्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्राइडिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आपके बीच प्रोसेस है और यहाँ टेम्परेचर है, इसको मिलान करना है। 400 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान पर गर्म करें तथा मंद शीतलन विधि से ठंडा करें, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेम्परिंग, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, टेम्परिंग। फिर है अपर क्रिटिकल ताप से 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करें तथा फिर स्थिर हवा में ठंडा होने दें, इसको क्या कहेंगे, नॉर्मलाइजिंग कहेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है अपर क्रिटिकल तापमान से 50 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान पर गर्म करें और अचानक से पानी से ठंडा कर दें, इसको क्या कहेंगे, अचानक से पानी से ठंडा कर दें, हार्डनिंग कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहलाता है, अपर क्रिटिकल तापमान से 50 डिग्री अधिक तापमान पर गर्म करें और फिर पार्ट को भट्टी में ठंडा करें, भट्टी में ठंडा होने दें, इसको क्या कहेंगे, एनिलिंग कहेंगे। तो यहाँ से मिलान करना है, तो TNHA, TNHA कहाँ, TNHA टेम्परिंग, तो टेम्परिंग ए का एक, उसके बाद ये ए का एक पहला हो गया, पहला का टेम्परिंग। कठोरीकरण किसका है, तो तीसरा का बी। तो राइट आंसर इसमें मिलान करना, मिलान कीजिए। पहला का कठोरीकरण ने बताया, टेम्परिंग बताएं। पहला का ए, पहला के 21 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
सामान्य ताप पर सादा कार्बन इस्पात में डैश होता है। तो सामान्य ताप में सादा कार्बन इस्पात पर क्या होता है? सामान्य ताप पर सादा कार्बन इस्पात में क्या होता है? तो राइट आंसर जो होगा वो होगा फेराइट, सीमेंटाइट और पारलाइट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहता है बड़े व्यास के पाइपों को घुमाने के लिए इस्तेमाल होने वाला रिंच का नाम बताना है। बड़े व्यास के पाइप को घुमाने के लिए इस्तेमाल होने वाले रिंच को नाम बताना है। पहला है कि तांबे के पार्ट को पोटेशियम सल्फाइड और पानी के घोल में डुबाया जाता है। किसमें? बड़े व्यास के पाइपों को घुमाने से इस्तेमाल होने वाले रिंच हैं। क्वेश्चन फिर बोला है तांबे के पार्ट्स को पोटेशियम और सल्फाइड और पानी के घोल में डुबाया जाता है। इसका उपयोग नेक्स्ट है कि धातु पार्ट पर एनामेल पेंट चढ़ाने के लिए, एनामेल पेंट चढ़ाने के लिए जो है मफल फर्नेस का उपयोग करते हैं। मफल फर्नेस का उपयोग करते हैं। तो दूसरा का बी चौथा हो जाएगा। ठीक है ना। कहता लेड को पिघलाकर उसमें ऑक्सीजन गुजारी जाती है। लेड को पिघलाकर इसमें ऑक्सीजन, लेड को पिघलाकर उसमें ऑक्सीजन गुजारी जाती है सिंदूरी रंग में। सिंदूरी रंग में जो होता है ना, लेड को पिघलाकर उसमें ऑक्सीजन गुजारी जाती है। गर्म पार्ट को मोबिल ऑयल दिया जाता है। गर्म पार्ट को मोबिल ऑयल जो है स्मोक फिनिशिंग में दिया जाता है। स्मोक फिनिशिंग में, स्मोक फिनिशिंग में। नेक्स्ट है कि पिघले लेड में स्टील पार्ट को कुछ देर रखने पर क्या होता है? पिघले लेड में स्टील पार्ट को कुछ देर रखने पर क्या होता है? गहरा नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? गहरा नीला हो जाता है। तो एक के लिए क्या बचा? 3। तो राइट आंसर अब मिलान करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? एक का 3, एक का 3 कौन ऑप्शन में है? सी नंबर ऑप्शन में राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक लेथ में चक किसे पकड़ कर रखता है? एक लेथ में चक किसे पकड़ कर रखता है? तो एक लेथ में चक जो है किसको पकड़ कर रखता है? जॉब को। किसको पकड़ कर रखता है? जॉब को। ठीक है ना। लेथ मशीन में उपयोग होने वाला चक जो है कौन कौन चक है? टूल जॉ चक है, 3 जॉ चक है, 4 जॉ चक है, 2 जॉ चक, 2 जॉ चक है, 3 जॉ चक है, 4 जॉ चक है, सेल्फ सेंटरिंग 4 जॉ चक है, कॉम्बिनेशन चक है, कॉलेट चक है, हाइड्रोलिक चक है, मैग्नेटिक चक है। ये सभी लेथ मशीन में उपयोग होता है चक। ठीक है ना। 2 जॉ 3 जॉ तो याद रखिएगा। 4 जॉ चक, कॉम्बिनेशन चक, हाइड्रोलिक चक। नेक्स्ट है कि लेथ मशीन के किस भाग में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है? तो किस भाग में होती है? तो बेड में। बेड में जो है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। और बेड जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। इसी कारण से जो बेड में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पाया जाता है, कास्ट आयरन के बने होने के कारण ही। यही है विशेषता इसका। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। कहता तन्य पदार्थ को मोड़ने के लिए रैक कौन डैश होगा? तो तन्य पदार्थ को मोड़ने के लिए अधिक घनात्मक होगा। रैक के अंदर क्या होगा? मोर पॉजिटिव होगा, अधिक घनात्मक होगा, अधिक घनात्मक होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नर्लिंग क्यों की जाती है? तो नर्लिंग क्यों किया जाता है? तो नर्लिंग क्यों किया जाता है? तो सतह के खुरदरा, सतह को क्या करने? खुरदरा बनाने के लिए नर्लिंग करते हैं। नर्लिंग टूल जो है एक गोलाकार पहिए के समान होता है। नर्लिंग टूल जो होता है गोलाकार पहिए के समान होता है, जो हार्ड स्पीड स्टील से, हाई स्पीड स्टील से बना होता है। नर्लिंग टूल जो होता है एकदम गोलाकार पहिए के समान होता है, जो किससे बना होता है? हाई स्पीड स्टील से बना होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 34 निम्नलिखित में से किस अपघर्षक का प्रयोग अलौह धातु के लेपिंग के लिए किया जाता है? अलौह धातु के लेपिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। देखिए जो लेपिंग पाउडर होता है वो 2 प्रकार का आता है। एक रफ होता है, एक क्या होता है? रफ होता है, और एक जो होता है फाइन होता है। पाउडर जो होता है लेपिंग पाउडर 2 प्रकार का, एक रफ पाउडर, एक फाइन पाउडर। और किस अपघर्षक का प्रयोग अलौह धातु के लिए करते हैं? अलौह धातु के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का। कहता विट्रीफाइड बॉन्ड व्हील के लिए की सतह की गति कितनी होती है? विट्रीफाइड बॉन्ड के सतह की गति जो होती है 1990 आरपीएम होती है। आरपीएम को हम किससे दर्शाते हैं? आरपीएम को हम बड़ी कैपिटल एन से दर्शाते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 36 नंबर। शाफ्ट के घूर्णन के लिए गियरों का प्रयोग निम्नलिखित को करने के लिए किया जाता है। शाफ्ट के घूर्णन के लिए गियरों का प्रयोग निम्नलिखित को करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गति को बढ़ाने के लिए, गति घटाने के लिए, घूर्णन की दिशा परिवर्तित के लिए। आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शाफ्ट के घूर्णन के लिए गियरों का प्रयोग जो है सभी कार्य के लिए करते हैं, जैसे गति बढ़ाने, गति घटाने, घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने। तो राइट आंसर। नेक्स्ट है 37 नंबर। आजकल सड़कों पर खड़े अवैध वाहन को उठाया जाता है किससे? तो अवैध वाहन को किससे उठाया जाता है?
तो अवैध वाहन को जो उठाया जाता है ट्रक माउंटेनिंग क्रेन से, ट्रक माउंटेनिंग क्रेन से उठाया जाता है। नेक्स्ट है कि फार्क लिफ्ट का उपयोग, फार्क लिफ्ट का उपयोग क्यों करते हैं? फार्क लिफ्ट का जो उपयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं? लोड को उठाने तथा अलग अलग स्थानों पर छोड़ने के लिए। फार्क लिफ्ट का उपयोग लोड को उठाने तथा अलग अलग स्थानों पर छोड़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। गियर का साइज किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? गियर का साइज जो होता है ना पिच सर्कल डायमीटर द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा? गियर का साइज जो है पिच सर्कल डायमीटर के द्वारा निरूपित करते हैं। नेक्स्ट है कि डैश को रोकने हेतु स्प्रिंग वाशर प्रयुक्त करते हैं। स्प्रिंग वाशर किसको? कंपन की वजह से नट ढीला ना हो, कंपन की वजह से नट ढीला ना हो इसलिए स्प्रिंग वाशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। कहता बेलनाकार हेड बोल्ट का दूसरा नाम क्या है? तो बेलनाकार हेड बोल्ट का दूसरा नाम क्या है? चीज हेड बोल्ट नाम है। क्या नाम है? चीज हेड बोल्ट नाम है। नेक्स्ट है कि एक टूटे हुए स्टड को डैश द्वारा समुच्च से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा समुच्च से हटाया जा सकता है? तो स्क्वायर टेपर पंच के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि की का स्टड टेपर डैश के अनुपात में होता है। की का स्टैंडर्ड टेपर जो होता है ना वो 1:100 के होता है। क्या होता है? 1:100 का। 1:50 जो होता है, 1:50 ये क्वार्टर में प्रयुक्त स्टैंडर्ड टेपर होता है। क्वार्टर में प्रयुक्त स्टैंडर्ड टेपर होता है, लिख देते हैं क्वार्टर में प्रयुक्त स्टैंडर्ड टेपर होता है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 44। कहता है एक उपकरण या उसके टुकड़े की परिशुद्धता को एक जाने पहचाने और प्रमाणित मानक से तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक उपकरण या उसके टुकड़े की परिशुद्धता को एक जाने पहचाने और प्रमाणित मानक की तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आंशांकन कहते हैं, कैलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि बीमा की ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? बीमा की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? तो बीमा के ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को सीमांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांतर कहते हैं। इंग्लिश में टॉलरेंस, इंग्लिश में टॉलरेंस कहते हैं, हिंदी में सीमांतर। टॉलरेंस को सीमांतर कहते हैं। सीमा लिख दिए तो समझिएगा ना। हाँ, कहता है बीमा की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं, यानी कि सीमांतर कहते हैं। टॉलरेंस दो प्रकार का होता है, एगो यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है, एगो बाइलेटरल टॉलरेंस। एगो यू होता है, एगो बाय होता है। यूनिलेटरल एगो बाइलेटरल। ठीक है ना, यूनिलेटरल में या तो पॉजिटिव या निगेटिव होगा, और बाइलेटरल में दोनों होगा। क्या होगा? दोनों होगा। यूनिलेटरल का मतलब एक तरफ होता है, बाइलेटरल का मतलब दोनों तरफ होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है एक शाफ्ट की बीमा इतना की है, तो क्रमशः इसके मूल विचलन और सहिष्णुता का मान ज्ञात कीजिए। मूल विचलन और सहिष्णुता की मान ज्ञात कीजिए। तो शाफ्ट की बीमा कितना है? शाफ्ट की बीमा जो है 9 माइनस इतना होगा शाफ्ट की बीमा। और अधिकतम सीमा क्या होगा? 9 प्लस 0.025। और न्यूनतम सीमा जो होगा वो 9 माइनस इतना होगा 0.09, मतलब 8.991। तो टॉलरेंस निकालेंगे, इसका टॉलरेंस निकालेंगे। इसका टॉलरेंस यदि निकालेंगे तो क्या होगा? अधिकतम सीमा, तो अधिकतम सीमा 9.025 और न्यूनतम सीमा 8.991। इसका जो टॉलरेंस आ गया वो 0.034। ठीक है ना, 0.034 mm ये हो गया इसका टॉलरेंस। दो ऑप्शन में दिया हुआ है, जिसको सहिष्णुता ज्ञात हो गया, टॉलरेंस ज्ञात हो गया। अब क्या ज्ञात करना है? शाफ्ट की बीमा जो है दिया हुआ है और आपका शून्य रेखा के साथ संबंध है, इसलिए मूलभूत विचलन जो होगा 0.009 का होगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है M10 1.5 के लिए चूड़ी की गहराई कितनी होगी? तो चूड़ी की गहराई ज्ञात करना है, तो चूड़ी की गहराई डेप्थ ज्ञात करना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? 0.61 गुना पिच। पिच कितना है? पिच जो होता है इसको पिच कहते हैं 1.5 इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 0.92 मीटर mm जो होगा 0.92 mm। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि बटरेस थ्रेड का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है? तो बटरेस थ्रेड का उपयोग किसमें नहीं करते? माइक्रोमीटर के स्पिंडल में। बटरेस थ्रेड का उपयोग पावर प्रेस, कंपरेटर वाइस तथा रेचेट स्टॉप में किया जाता है। माइक्रोमीटर के स्पिंडल में भी थ्रेड कटा होता है। माइक्रोमीटर के स्पिंडल में कौन सा थ्रेड कटा रहता है? भी थ्रेड कटा होता है। ठीक है ना, भी थ्रेड जो होता है इसका एंगल जो होता है 60 डिग्री, अब बटरेस थ्रेड का 45 डिग्री। नेक्स्ट है कि चूड़ी लोटन का उपयोग करते समय M10 बाह्य चूड़ी का निर्माण करने के लिए ब्लैंक व्यास कितनी है? तो ब्लैंक व्यास कितना है बताना है।
तो 10 mm से कम होगा। ब्लैंक ब्याज जो होगा वो 10 mm से कम होगा। चूड़ी लोटन का उपयोग करते समय M10 बाय चूड़ी का निर्माण करने के लिए ब्लॉक ब्याज जो है 10 mm से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर 1 होता है, बी होगा। नेक्स्ट है कि हैमर स्क्रू ड्राइवर में, हैमर स्क्रू में डबल स्टाफ थ्रेड कटी होती है। इसे ड्रिल होल में हैमर चोट लगाकर फिट किया जाता है। यदि किस साइज में मिलते हैं, ये किस साइज में मिलते हैं, 0 से 14 के साइज में मिलता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कहता है यदि पंच पतली चादरों चमड़े, प्लास्टिक, कॉर्क आदि में सुराख करने के लिए गैसकेट, सील तथा स्पेस इत्यादि के लिए किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? हॉलो पंच कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉलो पंच। पंच जो है पतली चादरें, चमड़ा, प्लास्टिक, देखते हैं ना जो जूता बनाते हैं मोची सब, वो पंच रखते हैं, हॉलो पंच, उससे क्या कहता है? छेद कर देता है तुरंत। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि पेन डाउन जोड़ में पी की गणना कीजिए। तो पी बराबर जो होता है, पेन डाउन जोड़ में पी बराबर जो होगा, वो पी बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, पी बराबर होगा 2W प्लस 2T, 2W प्लस 2T। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। पी का अर्थ क्या हो गया? पेनेट डाउन जोड़ में पी की, पेनेट डाउन में जोड़ की गणना, 2W प्लस 2T। राइट आंसर ऑप्शन सी। कहता है एक रिवेट के लिए निर्दिष्ट किया जाता है पूंछ की लंबाई, रिवेट की कुल लंबाई, जुड़ने वाले प्लेट की लंबाई या शंख का व्यास। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंख का व्यास। रिवेट को निर्दिष्ट किया जाता है शंख के व्यास से। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है स्नैप हेड रिवेट को रिवेटिंग में रिवेट की लंबाई रखी जाती है। तो रिवेट की लंबाई कितनी रखी जाती है? एल बराबर टी प्लस 2D के बराबर रखा जाता है। डी जो है रिवेट का व्यास है, डी जो है रिवेट का व्यास है, टी जो है प्लेट की मोटाई या ग्रिप की लंबाई है। टी जो है प्लेट की मोटाई या ग्रिप की लंबाई है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है SP35 के अनुसार मकान के लिए अपेक्षित प्रति व्यक्ति जल कितना है? तो अपेक्षित प्रति व्यक्ति जल जो है वो कितना है? 135 LPD। 135 LPD, LPD का फुल फॉर्म क्या होता है? लीटर्स पर डे, 135 लीटर पर डे। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि एस्बेस्ट सीमेंट पाइप गैस व्यास के लिए बनाए जाते हैं। एस्बेस्ट सीमेंट पाइप किस व्यास के लिए बनाए जाते हैं? 56 का राइट आंसर जो होगा 50 से 1200 mm के व्यास के लिए एस्बेस्ट सीमेंट पाइप बनाए जाते हैं। ठीक है, एस्बेस्ट सीमेंट पाइप जो होता है यह एस्बेस्ट फाइबर और सीमेंट के मिश्रण से बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वाटर टैप में वाशर का उपयोग, वाटर टैप के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से यह किस पदार्थ की नहीं बनाई जाती है? तो किस पदार्थ की नहीं बनाई जा सकती है? तो किसकी? लकड़ी का वाशर नहीं बनेगा जी। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक स्टॉक की होनी के बाद टॉलरेंस डैश के बीच परिवर्तित होता है। स्टॉक की होनी के बाद जो टॉलरेंस इसमें परिवर्तित होता है 0.05 से 0.5 mm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि द्वारा पट सतह की चमकदार फिनिशिंग की जाती है? पट सतह की चमकदार फिनिशिंग की जाती है किस विधि के द्वारा? तो किस विधि के द्वारा की जाती है? लेपिंग विधि के द्वारा। और चमकदार सतह की फिनिशिंग करना है उसमें लेपिंग करेंगे जी, लेपिंग विधि के द्वारा करेंगे। नेक्स्ट है कि बाहरी चूड़ी काटने में जिस औजार का उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो बाहरी चूड़ी काटने के लिए जिस औजार का उपयोग करते हैं उसको डाई कहते हैं। अंदर का चूड़ी काटने के लिए जिस औजार का उपयोग करते हैं उसको टैप कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन टैप का प्रकार नहीं है? मशीन टैप का प्रकार नहीं है, कौन सा? मशीन टैप का कौन सा प्रकार नहीं है? टेपर टैप जो है ये मशीन टैप का प्रकार नहीं, टेपर टैप। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है ब्लाइंड होल में टेपिंग के लिए कौन सा टैप प्रयुक्त होता है? तो ब्लाइंड होल में टेपिंग के लिए कौन सा टैप प्रयोग करते हैं? प्लग टैप का प्रयोग करते हैं। किसका? प्लग टैप का उपयोग करते हैं। प्लग टैप को फिनिशिंग टैप या फिर बॉटमिंग टैप भी कहते हैं। प्लग टैप को क्या कहते हैं? फिनिशिंग टैप या बॉटमिंग टैप भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि वेधन मशीन स्पेंडल को नोज से टेपर दंड टूल को निकालने के लिए वेज जैसे टूल को क्या कहते हैं? तो वेज जैसे टूल को क्या कहते हैं? वेधन अपवहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्विस्ट ड्रिल के बॉडी की पूरी लंबाई पर प्रदान किए गए ग्रुप्स को क्या कहते हैं? तो ट्विस्ट ड्रिल के बॉडी पर पूरी लंबाई पर प्रदान किए गए ग्रुप्स को क्या कहते हैं? फ्लूट्स कहते हैं। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 65 कहता है मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन में स्पिंडल डैश होते हैं। तो मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन में जो होता है स्पिंडल होता है कितना?
तो इसमें होता है 4 से 48 स्पेंडल होता है, 4 से 48 स्पेंडल होता है। नेक्स्ट ड्रिल जिग बुश प्राय हार्ड होते हैं, ताकि हार्ड क्यों होता है, क्योंकि यह जो है आपका टूल को सही गाइड करे और बुश को लंबे समय तक चला सके। टूल को सही गाइड करे और बुश को लंबे समय तक ड्रिल जिग बुश में बुश प्राय जो होता है हार्ड बनाया जाता है, इसीलिए। तो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये जो बुश है ये टूल स्टील का बना होता है। विशाल स्तर के उत्पादन में औजार निम्न द्वारा निर्दिष्ट होता है, तो किसके द्वारा, जिग के द्वारा निर्दिष्ट होता है। विशाल स्तर के उत्पादन में औजार निम्न द्वारा निर्दिष्ट होता है, जिग के द्वारा। नेक्स्ट है कि स्टैंडर्ड सुराख को किस से रीमर द्वारा फिनिशिंग करेंगे, किस रीमर के द्वारा फिनिशिंग करेंगे, तो किस रीमर के द्वारा, एक्सपेंशन रीमर के द्वारा फिनिशिंग करेंगे। स्टड सुराख को एक्सपेंशन रीमर के द्वारा फिनिश्ड करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर है कि क्या रीमर द्वारा फिनिशिंग करने से सुराख का व्यास बढ़ जाता है, क्या बढ़ेगा या घटेगा, बताइएगा। साधारण सा बढ़ता है, एकदम बिल्कुल कम। रीमर द्वारा जो है बिल्कुल कम, फिनिश रीमर द्वारा 0.02 से 0.5 mm तक का बढ़ता है, 0.02 से 0.5 mm तक बढ़ता है व्यास, और ज्यादा न बनेगा। कहता निम्नलिखित में से किसे एक मत्स्य पश्च फाइल कहा जाता है। मत्स्य पश्च फाइल किसको कहेंगे, तो क्रॉसिंग फाइल को मत्स्य पश्च फाइल कहते हैं। किसको, क्रॉसिंग फाइल को मत्स्य पश्च फाइल कहते हैं। कहता है रेती के जिस भाग में हैंडल फिट होता है उसे क्या कहते हैं, तो रेती के जिस भाग में हैंडल फिट होता है ना उसको क्या कहते हैं, तो टैंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है ना रेती हाई कार्बन स्टील से बना होता है। रेती का टैंग जो होता है नर्म रखा जाता है, ठीक है ना, जो कि टूटे नहीं। कहता पावर हेक्सा ब्लेड में पिच का मतलब क्या है, तो पावर हेक्सा ब्लेड में जो है पिच का मतलब क्या है, दांतों की संख्या प्रति 25 mm लंबाई, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। पावर हेक्सा ब्लेड में पिच का मतलब होता है दांतों की संख्या प्रति 25 mm लंबाई। पावर हेक्सा ब्लेड जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। पावर हेक्सा ब्लेड जो होता है वो किसका, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है ना, तथा हार्ड किया होता है। हेक्सा ब्लेड जो होता है दो दांतों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। हेक्सा ब्लेड का जो दो दांत के बीच का दूरी होता है उसको क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नट का उपयोग दस्ती वाइस हेतु किया जाता है। दस्ती वाइस के लिए कौन सा नट का प्रयोग करते हैं, पंख नट का प्रयोग करते हैं दस्ती वाइस के लिए। पंख नट, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में वे नट कहते हैं। क्या कहते हैं, वे नट, पंख नट के लिए। कहता है बी ब्लॉक जोड़ में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बी ब्लॉक जोड़ में होते हैं उसको क्या कहते हैं, मैच्ड पेयर कहते हैं। बी ब्लॉक जोड़ में होते हैं उसको क्या कहते हैं, मैच्ड ब्लॉक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस वाइस में स्पिंडल प्रयोग नहीं होता है, तो कौन से वाइस में, पिन वाइस में जो है स्पिंडल का प्रयोग नहीं करते। बाकी बात लेग वाइस, बेंच वाइस, इस सब में स्पिंडल का प्रयोग करते हैं। पिन वाइस में जो है स्पिंडल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताइएगा। साथ ही सेशन अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दिया जा चुका है, आप जाके ज्वाइन करके टेलीग्राम से जुड़ के रहिए, आराम से पीडीएफ मिलते रहेगा, बहुत सारा कंटेंट मिलते रहेगा आपको। तो टेलीग्राम से तो जुड़कर रहना ही रहना है। तो बताइएगा आपको कैसा लगा कंटेंट, इसके बाद टेस्ट नंबर 4 लाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।